जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीएसजी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर और 395 तक सारे अनुच्छेद को एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। हमने विचार किया कि कम से कम परीक्षा के समय पर कम से कम समय में जो पूरे सब्जेक्ट का, पूरे संविधान का रिवीजन हो सके, ऐसा कुछ करते हैं। तो कम से कम समय में मैंने पूरे भारतीय संविधान को तैयार किया है। जो अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 395 तक सभी एक ही वीडियो में कवर होंगे। यहाँ पर लिखा भी गया है, एक नज़र में सब कवर, एक नज़र में सारी चीज़ें संविधान से कवर हो जाएंगी। आज का मोटिवेशन लाइन है, तेरी खुद से लड़ाई है, तेरी खुद से लड़ाई है और खुद ही को खुद से जिताना है। तेरी खुद से लड़ाई है और खुद ही को खुद से जिताना है। गरीबों के भी किस्मत में अमीरी का खजाना है। तुझे जो बोलते थे सब, तुझे जो बोलते थे सब कि तू कुछ कर नहीं सकता, जमाने को इसी रास्ते से बनकर के दिखाना है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ चलते हैं आज के टॉपिक पर। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में संघ एवं अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना को रखा गया है। अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, किसी राज्य को तोड़ करके 2 राज्यों में विभाजित करना, ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 4 की बात की जाए तो पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों को किसमें अनुच्छेद 4 में रखा गया है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों को किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 4 में रखा गया है। अनुच्छेद 5 में भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता को अनुच्छेद 5 में रखा गया था। अनुच्छेद 6 भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाएगा। विभाजन हुआ तो जो लोग भारत में रहना चाहे वो भारत में रहे, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहे वो पाकिस्तान गए, और जो पाकिस्तान से भारत आने वाले थे उनके आने के संबंध में जो नागरिकता दिया जाता है वो अनुच्छेद 6 में रखा गया है। पाकिस्तान जाने वालों को के संबंध में नागरिकता को अनुच्छेद 7 में रखा गया है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को रखा गया है। जैसे कोई भारत का व्यक्ति है, विदेश में रह रहा है, तो उसके बाहर रहने वाले को, उनको मतलब संरक्षित रखा जाता है, उनकी नागरिकता को ये अनुच्छेद 8 में रखा जाता है। विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, जैसे कोई भी व्यक्ति है विदेश में रह रहा है, वहाँ की नागरिकता जब तक नहीं लेता तब तक वो तो भारत का नागरिक है, और जैसे ही वहाँ का नागरिकता ग्रहण करता है उसी समय से उसकी भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः नष्ट हो जाएगी, स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। ये किस में कहा गया है, ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 10 की बात की जाए तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जैसे नागरिकता, कोई विदेश में रहता है, विदेश में कोई शादी कर लिया, वहीं रह रहा है, तो जब तक वो, जैसे कोई यहाँ से आप चले गए, मान लीजिए अमेरिका चले गए, वहीं किसी लड़की से शादी कर लिए, वहीं रह रहे हैं, लेकिन वहाँ की नागरिकता आप जब तक नहीं लेंगे तब तक आपकी नागरिकता, जो भारत की नागरिकता है, वो बनी रहेगी। इसका संरक्षण कौन देता है, अनुच्छेद 10 देता है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून या विनियमन, जो संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाना या उसका विनिमय करना। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को रखा गया है। राज्य की परिभाषा किसमें है, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकृत करना, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकृत करने वाली विधियों को अनुच्छेद 13 में रखा गया है। अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। विधि के समक्ष समता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 14 में।
मोटिवेशन लाइन है, रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ, मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाऊँगा, मुझे मोम मत समझो जो झट से पिघल जाऊँगा, मैं सूरज हूँ डूब कर भी निकलना जानता हूँ। आइए अपने टॉपिक पर। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता को रखा गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत को रखा गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का जो है अंत, जैसे छुआछूत के अंत को रखा गया है। जो लोग कहते हैं कि जैसे हम कोई नीची जाति के हैं, हम जो ऊंची जाति के लोग हैं वो हमसे भेदभाव करते हैं, उसके अंत को रखा गया है, उसका अंत किया गया है किसमें? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता रखी गई हैं। जैसे भारत से मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से आप जम्मू कश्मीर गए, मध्य प्रदेश गए, कहीं भी जाके आप वहाँ रहने की स्वतंत्रता, वहाँ ज़मीन जायदाद खरीदने की स्वतंत्रता, आप भारत में भ्रमण कर सकते हैं, वाक अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 19 में रखा गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में रखा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 21 में रखा गया है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 21 का में रखा गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। जैसे कोई भी मान लीजिए आपके पास पुलिस आई, आपको गिरफ्तार करना है, तो आपको जब तक वो नोटिस ना दिखा दे, आपका दोष क्या है उसके बारे में ना बता दे, तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती। और क्या लिखा हुआ है? कुछ दशाओं में, मतलब सभी दशाओं में नहीं। जैसे आपने किसी की हत्या कर दी और उसके बाद हत्या कर दी, वो वहाँ FIR नहीं दर्ज करवा पाया और आपको दोषी देखा तो तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तब गिरफ्तारी के लिए आपको एप्लीकेशन दिखाना होगा या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव की दुर्व्यापार या बाल श्रम जो है या मानव का दुर्व्यापार, मानव तस्करी अर्थात मनुष्य को, बच्चों को या व्यक्ति को बेचने का जो है, इससे संरक्षण कौन करता है? अनुच्छेद 23 करता है। कारखानों में बालक का, अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रशिक्षण नहीं, अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन, बालक में जो कारखानों हैं, खतरनाक कारखाने हैं, उसमें जो बच्चे हैं उनको काम पर नहीं रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, किसमें? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध जो है ये अनुच्छेद 26 में रखा गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे कम संख्या में हैं, अल्पसंख्यक का सीधा शाब्दिक अर्थ लीजिए, कम संख्या में जिनकी जनसंख्या है, उनके जो हित हैं उनको कोई उनके हित का उल्लंघन ना कर सके, इसके लिए संरक्षण करता है कौन? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो अधिकारों के परिवर्तित कराने के लिए उपचार दिए गए हैं, अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 36 में क्या है? परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में भी परिभाषा है और अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है। बात किया जाए अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। जैसे गठन किया गया है, एक संगठन था, कैसे इसको याद रखने का एक आसान ट्रिक, जैसे एक संगठन था, उसमें कितने? 40 ग्राम थे, तो 40 ग्राम थे, वो विघटित हो गए, तो 40 गांवों का समूह था, वो 40वें अनुच्छेद में था, विघटित हो गए, तो वहीं से ग्राम शब्द का
जो है गठन हुआ, ग्राम का गठन हुआ, ग्राम पंचायतों का गठन हुआ, ये अनुच्छेद 40 में है। 40 गांवों से 40 क्या रखेंगे, 40 अनुच्छेद याद रखेंगे। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन को रखा गया है। आगे मोटिवेशन लाइन है, शक्ति अपने शब्दों में रखो। शक्ति जो है वो अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज़ों में नहीं। शक्ति अपनी शब्दों में रखो, अपनी आवाज़ों में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। जैसे आजकल कंटेंट बहुत मिल रहे हैं, तो आपको ये चुनना है कहाँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल रहे हैं। तो इस समय आप अगर बाढ़ के चक्कर में जाएंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे, आपकी सफलता हाथ नहीं आएगी। तो इसलिए आप कहाँ अपनी बारिश पर, जैसे कोई पौधा है उसको बारिश का पानी मिलेगा, वो विकास करेगा, बढ़ेगा। मतलब आपको ये जानना है कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। और अब हमें तो लगता है कि इससे अच्छा नोट्स नहीं हो सकता आपके लिए, कि कम से कम शब्दों में, और आपकी सारे अनुच्छेद पूरी पॉलिटी खत्म होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़िए। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव की रक्षा को रखा गया है। किसमें, अनुच्छेद 48 का में। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 49 में रखा गया है। अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण को रखा गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को रखा गया है। और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य को रखा गया है। अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, इसको याद रखने का आप लोग क्या करते हैं, कथा सुनते हैं। कब, सत्यनारायण का कथा सुने होंगे। सत्यनारायण कथा सुनते हैं, पंडित जी को आपने कितना दिया, 51 रुपये दिया। उन्होंने उसमें क्या दिया, आपको मूल कर्तव्य दिए, जो मूल कर्तव्य है मूल कर्तव्य दिए, और मूल कर्तव्य का ज्ञान दिया उन्होंने। आपको मूल कर्तव्य नहीं मिला, पंडित जी ने आपको मूल कर्तव्य का ज्ञान दिया, अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति बनाए रखने का ज्ञान दिया, और आपको अपनी सुरक्षा करने का ज्ञान दिया। कितने में, 51 रुपये में। किसने, पंडित जी ने। तो अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और मूल कर्तव्य जो है ये अनुच्छेद 51 का में है। अनुच्छेद 52 की बात की जाए तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की बात की जाए, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में जो है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति क्या है, रीति, ढंग, तरीका। यही राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति, ढंग, तरीका जो है वो किसमें, अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है, पद की अवधि मतलब उनका कार्यकाल, समय। और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचित के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या कौन व्यक्ति पात्र होगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु या राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं अर्थात उनकी एलिजिबिलिटी। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों को रखा गया है। कौन कौन सी शर्तें आप पूरा करेंगे तो आप राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। अनुच्छेद 60 में जो है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। अनुच्छेद 61 की बात की जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, महाभियोग जो चलाकर और राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। सबसे शीर्ष स्थान क्या है, राष्ट्रपति। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले बताया गया कि राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, उसके निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे किया जाएगा अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या ढंग या तरीका क्या होगा, और राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो गया तो उसकी पदावधि क्या होगी, समय, कार्यकाल क्या होगा, किसमें, अनुच्छेद 56 में दिया गया है कार्यकाल क्या होगा। अनुच्छेद 57 में
पुनर्निर्वाचन की पात्रता, उसकी कार्यकाल या पदावधि समाप्त होने पर अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि जो अगला चुना जाएगा उसके लिए कौन पात्र होगा। अनुच्छेद 58 में जो है वो बताया गया है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और उसको अनुच्छेद 59 में बताया गया है उसको शर्तें कौन कौन सी पूरी करनी चाहिए। राष्ट्रपति अब शर्त पूरा कर लिया, पद पर बैठना है, पद पर बैठने से पहले उसको शपथ लेना होगा, तो अनुच्छेद 60 में वो शपथ ले लेगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग चला करके उसको पद से हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के समय और रीतियों को रखा गया है। अब कहाँ से अनुच्छेद 52 से कितना 62 तक 10 अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति की चर्चा की जाएगी। तो भारत का उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 की बात की जाए, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, ठीक। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, अनुच्छेद 66 में बताया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि, उसका कार्यकाल क्या होगा, समय क्या होगा, सीरियल ऐसे चलता जाएगा और यहाँ मुख्यमंत्री तक पूरा आ जाएगा, ऐसे देखते चलिए। फिर अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन, मतलब उपराष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो गया तो उसका निर्वाचन कैसे किया जाएगा। फिर निर्वाचन हो गया, उसके बाद अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ के बारे में उपबंध जो है एक किसमें है, अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 70 की बात की जाए, अनुच्छेद 70 में अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, वो उपराष्ट्रपति करेगा। इसके बारे में किस में बताया गया है, अनुच्छेद 70 में बताया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषयों को रखा गया है। राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति को अनुच्छेद 72 में रखा गया है। जैसे आपने कोई कत्ल कर दिया या अनजाने में कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया आपसे, तो आपको क्षमा दान करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को है। किसमें, अनुच्छेद 72 के तहत है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति को रखा गया है। अनुच्छेद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74, यहाँ याद रखिएगा ये 74। फिर आगे मैं पूछूंगा कि हाँ जो राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है जो मंत्रिपरिषद वो किसमें है, याद रखिएगा। मंत्रियों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद एक महान्यायवादी होगा, भारत का क्या महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 77 की बात की जाए तो अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा इसके बारे में उपबंध है। किसमें, अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 की बात की जाए तो अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या हैं, प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, प्रधानमंत्री किसको राष्ट्रपति को जानकारी देगा, ये अनुच्छेद 78 में है। फिर यही चीज अनुच्छेद 78 को याद रखिएगा, किसमें किसको दे रहा है, प्रधानमंत्री जानकारी किसको दे रहा है, राष्ट्रपति को दे रहा है। और फिर आगे चल के मुख्यमंत्री यही कार्यकाल, यही स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा, यहाँ विधानसभा में बनेगा, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा, याद रखिएगा। 78 अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है, और संसद का गठन किसमें, अनुच्छेद 79 में हो गया। इसी में राज्यसभा, अब आप लोग कमेंट करिएगा कि जो नई संसद भवन बनी है तो उसकी जो राज्यसभा है, राज्यसभा किस थीम पर आधारित है, और जो लोकसभा है किस थीम पर आधारित है। नए संसद भवन पर मैंने वीडियो बना के डाल दिया था, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन पर मैं न्यू संसद भवन का दे दूंगा वीडियो। अनुच्छेद 83 की बात की जाए तो संसद के सदनों की अवधि क्या होगी,
संसद के जो सदन हैं उनकी अवधि क्या होगी, इसके बारे में किसमें उल्लेख है, इसके बारे में अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 84 की बात की जाए तो अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएँ हैं। संसद सदस्य कौन बनेगा, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, योग्यता क्या होगी, इसके बारे में उपबंध किसमें है, अनुच्छेद 84 में। मंजिल, ओ मंजिल भी सर झुका देगी, ओ मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, ओ मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरी मुकद्दर जब किताबों की संग यारी होगी, जब किताबों की संग तेरी यारी होगी। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में, संसद को विघटित कैसे किया जाएगा, ये अनुच्छेद 85 कहता है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो अभिभाषण है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें है, अनुच्छेद 87 में है। अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 88 में दिया गया है। अनुच्छेद 89 की बात की जाए तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति जो है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति रिक्त होना या पद से हटाया जाना किसमें है, उपसभापति को पद से हटाया जाना या उपसभापति का पद खाली होना, ये अनुच्छेद किसमें है, 90 में है। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन अनुच्छेद 91 में है सभापति के कर्तव्य और उसका पालन करना और सभापति की शक्तियों का वर्णन है, किसमें, अनुच्छेद 91 में। अनुच्छेद 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाया जाना या संकल्प विचाराधीन होने पर उनका पीठासीन न होना। अगर सभापति को पद से हटाया जाना है या उनके विरुद्ध कोई संकल्प विचाराधीन है मतलब विचार किया जा रहा है, हटाना जाना चाहिए या नहीं हटाना जाना चाहिए, तो उस समय पर उस जो सभापति है या उपसभापति है वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेगा। ठीक। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं ये अनुच्छेद किसमें है, 93 में। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्त होना, पद खाली होना, किसके, लोकसभा के। और अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियों को दर्शाया गया है। अब लोकसभा अध्यक्ष आपके कौन हैं वर्तमान में, इसके बारे में आप लोग लिखिएगा, ओम बिरला जी हैं। ठीक। और अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प जो है विचाराधीन होने पर उनका भी पद पर मतलब गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं होगा, नहीं बैठने दिया जाएगा। किसको, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते को रखा गया है। किसमें, 97 में सभापति या उपसभापति को वेतन कितना दिया जाएगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को वेतन भत्ते कितना दिया जाएगा, इसके बारे में उपबंध अनुच्छेद 97 में है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय जो है अनुच्छेद 98 में है। अनुच्छेद 99 की बात की जाए तो अनुच्छेद 99 में संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किसमें है, 99 में। अनुच्छेद 100 में संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति किसमें है, ये अनुच्छेद 100 में है। संसाधनों और मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति जो है या गणपूर्ति किसमें है, अनुच्छेद 100 में है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाई जा सकती हैं। किसमें, अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 110 की बात की जाए तो धन विधेयक की परिभाषा ये क्वेश्चन जो है कम से कम 10 बार पूछा गया है परीक्षाओं में, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा।
अनुच्छेद 111 विधेयकों की अनुमति। विधेयकों की अनुमति जो है ये अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण भी कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई भाषा परिवर्तन नहीं की गई है। तो अनुच्छेद 112 में क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम हैं। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। कौन सी भाषा बोली जाएगी संसद में, कौन सी भाषा उपयोग की जाएगी, प्रयोग की जाएगी संसद में, अनुच्छेद 120 बताता है। अनुच्छेद 123 में क्या है, संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। उच्चतम न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन जो है ये किसमें है, अनुच्छेद 24 में। किसका, सर्वोच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का गठन, ये तीनों एक ही हैं। तो आप समझ लें कि उच्चतम न्यायालय अलग है, सर्वोच्च न्यायालय अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है, एक ही है। ठीक। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। उनको वेतन कितना दिया जाएगा न्यायाधीशों को, अनुच्छेद 25 बताता है। अनुच्छेद 126 में क्या है, कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति और उनके कार्य हैं। किसकी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी और मुख्य न्यायाधीश के कार्य किसमें है, अनुच्छेद 126 में। अनुच्छेद 127 की बात की जाए, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, जैसे एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और उसके साथ साथ और जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति की जाएगी अनुच्छेद 27 के तहत। अनुच्छेद 28 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की उपस्थिति जो है अनुच्छेद 128 बताता है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। किसमें, अनुच्छेद 29 में। कितना, 129। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ पर होगा। और अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता जो है ये अनुच्छेद 131 में है। अनुच्छेद 137 में निर्णय आदेशों का पुनराविलोकन, मतलब निर्णय ले लिया गया है, आदेश दे दिया गया है, उसका पुनर्विचार किया जाएगा। मतलब पुनः जैसे आप कोई काम करने के लिए आदेश दे दिए, तो आदेश दे तो दिए लेकिन वो काम सही है या गलत है, पुनः जो है विचार के लिए लाना, पुनः उसको सोचना, विचार करना उस पर, वही है पुनर्विलोकन। 143 अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जो है, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। ये अनुच्छेद कौन देता है, अनुच्छेद 143 देता है। अनुच्छेद 144 में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करना। जो सिविल न्यायालय हैं या न्यायिक पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करना अनुच्छेद 144 बताता है। अनुच्छेद 148 में भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। किसमें, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य एवं उसकी शक्तियां क्या होंगी। जैसे आपको कोई कार्य दिया गया, आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में किसमें बताया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो उसका कर्तव्य क्या होगा, उसको कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं, ये अनुच्छेद 149 बताता है। अनुच्छेद 150 जो है, अनुच्छेद 150 में संघ के राज्यों के लिए लेखन का प्रारूप है। संघ के राज्यों का लेखन का प्रारूप 150 में है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल की बात की गई है। कहाँ, अब याद करिए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रपति आया था। अब अनुच्छेद 153 में क्या आया, राज्यपाल आ गया, राज्यों के लिए राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति
किसमें है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये अनुच्छेद 154 में है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके तहत होती है? 155 के तहत होती है। अनुच्छेद 153 जो है बताया कि राज्य में एक राज्यपाल की आवश्यकता है, एक राज्यपाल होगा। ठीक। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि क्या होगी, उसका कार्यकाल क्या होगा, कितने समय तक अपने पद पर रहेगा। अनुच्छेद 157 जो है, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं, उसकी योग्यता क्या होगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या होंगी, उसके सामने शर्तों को कौन कौन सी रखा जाएगा, उतनी शर्तों को जब पूरा करेगा तभी राज्यपाल बन पाएगा। अनुच्छेद 159 अनुच्छेद 159 की बात की जाए तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल जो है वो शपथ लेगा। और किसमें? अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 163 की बात की जाए तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब याद करिए कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में थी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो आपसे बता दिया कि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आप बताइए कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? क्वेश्चन बन जाएगा ना, याद रखिएगा। अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध हैं, जो मंत्री होंगे उनके बारे में उपबंध किसमें? अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा। राज्य का महाधिवक्ता जो है वो होगा किसमें? अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार का संचालन कैसे होगा? अनुच्छेद किसमें? 166 में। संचालन सरकार कैसे चलाई जाएगी इसके बारे में उपबंध है किसमें? अनुच्छेद 166 में। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री, याद करिए कितना? 78, अनुच्छेद 78। यहाँ मुख्यमंत्री किसको कर्तव्यों के बारे में जानकारी देता है? किसको? राज्यपाल को। और वहाँ प्रधानमंत्री जानकारी देता है किसको? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 168 की बात की जाए तो अनुच्छेद 168 के विधानमंडल का गठन, विधानमंडल का जो है गठन कौन करता है? अनुच्छेद 168 करता है। अनुच्छेद 170 जो है विधानसभाओं की संरचना करेगा। अनुच्छेद 171 जो है विधान परिषद की संरचना करेगा। अनुच्छेद 70 विधान सभा की संरचना। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना, याद रखिएगा। अब मोटिवेशन लाइन है, रातों में अंधेरा था, रातों में अंधेरा था और दिन में उजाला था। रातों में अंधेरा था और दिन में उजाला था, सपने में एक महल देखा था, वह मसूरी का लबसना था। लबसना आप लोग नाम सुने होंगे। लबसना में IAS IPS का ट्रेनिंग होता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176। अब आप लोग याद करिए क्या कि जो राष्ट्रपति था उसका विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में था? अभी मैं करवाते आ रहा हूँ। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता की आधिकारिकता जो है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में जो है ये अनुच्छेद 177 बताता है कि मंत्रियों का अधिकार क्या होगा और महाधिवक्ता का अधिकार क्या होगा। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध है। अब आप याद करिए कौन? उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या उनको पद से हटाया जाना किसमें है? अनुच्छेद
179 में अनुच्छेद 180 के तहत अध्यक्ष के पदों के कार्य और उनकी शक्ति, अध्यक्ष के कार्य क्या होंगे, उनकी शक्तियां कौन कौन सी होंगी, ये अनुच्छेद 180 बताता है। अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने के का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना, जैसे वहां किसका, सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कहाँ, राज्यसभा और विधानसभा में, याद आया ना। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या त्यागपत्र से हटाया जाना, त्यागपत्र द्वारा हटाया जाना किसमें है, अनुच्छेद 183 में। अनुच्छेद 184 में सभापति की कर्तव्यों का पालन करना और उसकी शक्ति है किसमें, अनुच्छेद 184 में। अनुच्छेद 185 में सभापति या उपसभापति का पद से हटाया जाना संकल्प विचाराधीन होने पर उसको भी पद पर या उसकी कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ये कौन बताता है, अनुच्छेद 185 बताता है। सभापति या उपसभापति को उसके विरुद्ध कोई भी संकल्प विचाराधीन है तो उसको भी कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते क्या होंगे, उनको कितने पैसे दिए जाएंगे, कितना भत्ता दिया जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 186 बताता है। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय यहाँ होगा, ये अनुच्छेद 187 बताता है। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो या विधान परिषद के सदस्य होंगे, उनका शपथ जो है, उनका प्रतिज्ञान जो है, ये अनुच्छेद 188 बताता है। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी, अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य और उसकी कार्य शक्ति और गणपूर्ति, इसको किस में रखा गया है, अनुच्छेद 189 में रखा गया है। अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा, धन विदेश नहीं, यहाँ विधेयक होगा। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, क्या, अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति, विधेयक या कानून पर या विधि या नियम बनाने पर उन पर अनुमति जो है ये अनुच्छेद 200 देता है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, अनुच्छेद 2 में वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 में वार्षिक वित्तीय विवरण किसका, राज्य का, वहाँ का किसका था, केंद्र का था। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के आदेश, राज्यपाल की शक्ति, विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल को शक्ति देता है कौन, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 214 जो है राज्यपाल राज्यों के लिए उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट जो राज्यों के लिए हाई कोर्ट का निर्माण जो है वो कौन बताता है, ये कि राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद 214 बताता है कि हर राज्य में उच्च न्यायालय होगा, ठीक। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कौन बताता है, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 216 जो है उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 217 की बात की जाए तो अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति एवं उसकी शर्तों को रखा गया है किसमें, अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों को वेतन क्या दिया जाएगा,
उनको सैलरी क्या दी जाएगी, इसके बारे में उपबंध है किसमें, अनुच्छेद 221 में। अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, अंतरण मतलब ट्रांसफर, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उनका ट्रांसफर किया जाना, उनको यहाँ से इस न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेजा जाना, ये कौन बताता है, अनुच्छेद 122 इसका अधिकार देता है कि उनको इस न्यायालय से उस न्यायालय मतलब उनका ट्रांसफर कर दीजिए। इसका अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 223 जो है कार्यकारी एवं मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति, जो मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो कौन होंगे, उन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन, मुख्य न्यायाधीश होने का जो है दावा कौन करता है, अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 224 जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 224 बताता है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट अनुच्छेद 226 जो है कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, कुछ रिट जो है रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति देता है, कौन, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे दो राज्य हैं और दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय भी बनाया जा सकता है, एक उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई की जा सकती है दो राज्यों की। जैसे मान लो कि एक ही उच्च न्यायालय है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की एक ही उच्च न्यायालय है, तो दोनों की सुनवाई एक ही उच्च न्यायालय में कर दी जाएगी, ये अनुमति देता है कौन, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 233 जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला में न्यायाधीश नियुक्त होंगे, जिला न्यायालय होगा, जिला न्यायालय पर न्यायाधीश नियुक्त होंगे, अनुच्छेद 233 बताता है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होना, ये अनुच्छेद 241 इसकी अनुमति देता है। अनुच्छेद 243 जो है पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियों के गठन का जो है ये उल्लेख है। पंचायत नगर पालिका और सहकारी समितियों के गठन का जो है ये उल्लेख करता है कौन, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्रों का जो है संरक्षण है, प्रशासन है, किसमें है, अनुच्छेद 244 में। मोटिवेशन लाइन है, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए समिति में विधि बनाने की संसद की शक्ति, संसद को विधि या नियम बनाने का या कानून बनाने का जो है अधिकार संसद को है, ये अनुच्छेद 252 बताता है। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति, और अनुच्छेद 200 जैसे दोनों राज्य की विधानमंडल जो है वो कोई विधि बनाई, वह कोई कानून बनाई, वह कोई नियम बनाया, और संसद द्वारा बनाई गई विधि, तो दोनों में मान्य कौन होगा, असंगत है, एकदम मैच नहीं करता है। जैसे केंद्र सरकार कह रहा है क्या, आप बाइक से चलते हैं तो हेलमेट लगाइए, ठीक, और राज्य सरकार कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसमें दोनों में मान्य किसका होगा, केंद्र सरकार का मान्य होगा, ठीक है। अनुच्छेद 200 संघ की बाध्यता, राज्यों की और संघ की बाध्यता जो है ये किसमें रखी गई है, अनुच्छेद 256 में। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, राज्यों पर कुछ दशाओं में नियंत्रण होगा, हमेशा नहीं, कुछ दशाओं में। जैसे आपातकालीन आ गया, उत्तर प्रदेश में आपातकालीन लग गया या बिहार में आपातकालीन लग गया, तो वहाँ कुछ दशाओं में संघ मतलब केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा वहाँ पर, ठीक, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा।
262 के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, जो जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड से जो गंगा नदी आती है या यमुना नदी आती है, उस नदी के जल को उत्तराखंड वाले कहें कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं जाने देंगे, नहीं जाने दोगे, तो इसका जो है न्याय या निर्णय, दोनों का विवाद का निर्णय, इसके बारे में जो है उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 में है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि, संचित निधि से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संचित निधि किसमें है? अनुच्छेद 266 में। आकस्मिक निधि, देखो दोनों 66 और 67 में है। आकस्मिक निधि, पहले संचित निधि, उसके बाद आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 266 में संचित निधि, अनुच्छेद 267 में क्या? आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 269 की बात की जाए तो अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, जो संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किए गए जो कर हैं, टैक्स हैं, उसको किसको? राज्यों को आवंटित कर दिया जाता है कि आपको हम इतना पैसा केंद्र द्वारा आवंटित किया जाता है, उसको आप अपने विकास में लगाइए। उसके बारे में उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 269 में। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा इकट्ठा और वितरित किए जाने वाले कर, अभी मैंने पहले ही बताया, क्या? सौंपा जाएगा और उसको राज्यों में वितरित कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा कि आप इससे अपना विकास कीजिए। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन जो है ये अनुच्छेद 200 किसमें है? 280 में। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें, अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार जो है उधार लेता है पैसे, जैसे सरकार के पास पैसे नहीं है तो किसी से उधार लेगा, तो उधार लेने का अधिकार अनुच्छेद 292 देता है। अनुच्छेद 200 राज्य द्वारा उधार लिया जाना, जैसे राज्य के पास, योगी बाबा के पास पैसा खत्म हो गया तो उनको उधार लेना है, किससे? बैंकों का बैंक आरबीआई से उनको उधार लेना है, ये अनुच्छेद 293 देता है इसका अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 21 से उठा के जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकार से उठा के इसको 300 का में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को, तो 300 अनुच्छेद 300 का जो है इसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301 में वाणिज्यिक, अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता जो है, समागम की स्वतंत्रता जो है, इसको अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301 इसका वर्णन करता है। अनुच्छेद 309 जो है, अनुच्छेद 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को रखा गया है। अब कहेंगे ये क्या होता है? अरे जो व्यक्ति राज्य की सेवा करते हैं, अर्थात राज्य सेवा के लिए कर्मचारियों की भर्ती, अधिकारियों की भर्ती, उसको किस में रखा गया है? अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा, जो व्यक्ति भर्ती हो गए, जैसे दरोगा की भर्ती आई, पुलिस की भर्ती आई, इसमें भर्ती हो गए, उसके बाद इनकी पदावधि क्या होगी? जैसे 60 साल बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा, पद से च्युत कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध क्या होते हैं? जैसे संक्रमण यही को ले लो, अभी कोरोना का संक्रमण आया था ना, उसी से समझ सकते हो। अनुच्छेद
अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा, इसका अनुच्छेद 315 कहता है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, किसकी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं उनकी पदावधि के बारे में उपबंध है, एक इसमें है, अनुच्छेद 316 में है। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना, उनको निलंबित करना, उनके पद से हटा दिया जाना, ये अनुच्छेद 317 बताता है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य, उनके कार्य। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण जो है ये